हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की और हम अनुक्रमण तक देख चुके थे। अनुक्रमण के बाद में अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पीशीज इंटरेक्शन की, जातियों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया की। स्टूडेंट, हमें पता है कि जब हम यहाँ पर हमने शुरुआत में ये देखा था कि जीव मिलकर किसका निर्माण करते हैं, समष्टि का निर्माण करते हैं, और किसी समष्टि में एक ही प्रकार की जाति के लोग रहते हैं। किसी समष्टि में एक ही प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि मैं ह्यूमन स्पीशीज की बात करूं, तो यहाँ पर जब समष्टियां मिलती हैं तो समष्टि के मिलने से एक समुदाय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक समुदाय का निर्माण होता है, और उसमें कई सारी जातियां पाई जाती हैं। उस समुदाय के अंदर जब जातियों के मध्य अंतरक्रिया होती है तो वह अंतरक्रिया किस प्रकार से होती है? वह अंतरक्रिया धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? इन सब बातों को हम देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और इस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जितनी भी यहाँ पर जातियों की विविधताएं हैं, उनके मध्य होने वाले अंतरक्रिया को हम देखेंगे। जैसे कि एक क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर कई सारी जातियां हैं। यहाँ पर ह्यूमन स्पीशीज भी है, यहाँ पे काऊ भी है, यहाँ पे बफेलो भी है, यहाँ पे डॉग भी है, यहाँ पे पिकॉक भी है, यहाँ पे पैरट भी है। तो कई सारी स्पीशीज यहाँ पर उपस्थित हैं, और इनके मध्य किस प्रकार से अंतरक्रिया होती है, उस अंतरक्रिया को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। यदि एक ही जाति के मध्य अंतरक्रिया होती है, यदि एक ही जाति के मध्य या एक ही जाति के लोगों के मध्य अंतरक्रिया देखी जाती है, तो इसे हम कहते हैं अंतर जातीय संबंध। इसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जब एक ही जाति के सदस्यों में जो अंतरक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उनके मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है, यह इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहलाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। आप देखते हो सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हनी बी का है। तो आप देखते हैं ना कि रानी मधुमक्खी होती है और उसे बचाने के लिए कई सारी मक्खियां उसकी सेवा में लगी रहती है, तो वो उनकी ही जातियों के सदस्यों के मध्य होने वाला एक इंटरेक्शन है, लेकिन वो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ठीक है, जिसमें एक रानी मधुमक्खी को वहाँ पे बचाया जा रहा है, उसकी सेवा की जा रही है। तो इस प्रकार से आपको नेचर में कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। आप देखते हो कि यहाँ पर हम जातियों के मध्य जब अंतरक्रिया देखते हैं तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। हम हमारी बात कर लें, हम ह्यूमन स्पीशीज, तो हम एक ही जाति के लोग हैं, तो हमारे अंदर ये जो इंटरेक्शन है ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि हम अपनों की बात करें, जैसे कि आप आपके घर में देखते हो, आपके माता हैं, पिता हैं, तो वो आपके साथ में जो भी उनकी अंतरक्रिया हो रही है ये धनात्मक है, वो आपके भले के लिए है। लेकिन जब आपके साथ में कोई आपका प्रतिस्पर्धी आता है तो वो एक ऋणात्मक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, एक ऋणात्मक अंतरक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। यदि कोई आपको आगे बढ़ा रहा है तो वो आपके लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन है, और यदि आपको कोई पीछे खींच रहा है तो वो आपका ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। लेकिन ये इंटरेक्शन और ये अंतरक्रिया केवल मैं एक ही जाति के लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन यदि दो अलग अलग जातियों के मध्य अंतरक्रिया होती है, जैसे कि ए और बी, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग जाति हैं। ए अलग जाति है और बी अलग जाति है। इनके मध्य यदि अंतरक्रिया होगी तो इसे हम कहेंगे अंतर जातीय संबंध, इसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन में दो अलग अलग जातियां इस प्रकार से इंटरेक्शन करती है
कि ये इंटरेक्शन धनात्मक भी हो सकता है और ये इंटरेक्शन ऋणात्मक भी हो सकता है। ये अन्योन्य क्रियाएं यदि धनात्मक होंगी तो ये कैसी होंगी, और अगर ऋणात्मक होंगी तो कैसी होंगी। धनात्मक अन्योन्य क्रिया में हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, जिसे सहोपकारिता कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसमें दोनों जातियां, जो ये ए स्पीशीज है और बी स्पीशीज की बात कर रही हैं, तो ये दोनों को ही इनके आपस में अंतर क्रिया से या अन्योन्य क्रिया से दोनों को लाभ हो रहा है। ए को भी बी से लाभ हो रहा है, बी को भी ए से लाभ हो रहा है। तो इनके मध्य जो भी इंटरेक्शन है, इनमें दोनों को ही लाभ हो रहा है, ये दोनों ही बेनिफिट ले रही हैं। तो ये एक दूसरे के फायदे के लिए आपस में अंतर क्रिया कर रही हैं। बात करें सहभोजिता की। सहभोजिता एक ऐसी अंतर क्रिया है जिसमें एक जाति को तो लाभ हो रहा है और दूसरी जाति को ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। इस प्रकार की अंतर क्रिया यदि देखने को मिलती है तो इसे हम सहभोजिता कहते हैं। दूसरी अंतर क्रिया आप देखिए, जिसे कहा गया है प्रोटो कॉपरेशन एवं इसे कहा गया है प्राक सहयोगिता। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब देखिए, ये भी प्लस प्लस है और ये भी प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है और ये भी प्लस प्लस है। तो दोनों में क्या अंतर है? यदि मैं बात करती हूँ सहोपकारिता की और प्राक सहयोगिता की मैं बात करती हूँ, तो दोनों में अंतर ये होता है कि ये एक दूसरे के ऑब्लिगेटरी हैं, मतलब कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम बात करें कि ये ए है और अगर बी अनुपस्थित है तो ए अपने आप मर जाएगा, यदि बी है और ए नहीं है तो ए अपने आप मर जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना लैला मजनू जैसा, इनके अंदर इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों का होना जरूरी है, और दोनों में से एक भी अगर अलग हो जाता है तो ये इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, और इस इंटरेक्शन में जो जातियां भाग लेती हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो ये है सहोपकारिता, जिसमें दोनों को लाभ होता है और दोनों आपस में अंतःक्रिया करती हैं। यदि मैं बात करूं प्रोटो कॉपरेशन की, तो प्रोटो कॉपरेशन म्यूचुअलिज्म से कैसे अलग है, इसको हम समझेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि ये जो सहोपकारिता है ये है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब ये अनिवार्य है, अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब कि बी के साथ ए को ही होना चाहिए। अगर बी के साथ सी भी आ गया तो बी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बी रह ही नहीं पाएगा, बी सी के साथ नहीं रह पाएगा। बी को ए चाहिए और ए को बी चाहिए। अगर ए और बी इन दोनों में से एक भी अलग हो गया तो ये अपने आप मर जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का होना ही अनिवार्य है। समझ में आया आपको? दूसरा, प्राक सहयोगिता क्या है? प्राक सहयोगिता में दो जातियां होती हैं, जैसे कि ए और बी। इन दोनों के मध्य जब अंतर क्रिया होती है तो इसको भी लाभ हो रहा है, इसको भी लाभ हो रहा है, लेकिन ये इस प्रकार का इंटरेक्शन है कि यहाँ पर अगर ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना, अगर ये नहीं तो कोई और सही। तो बी की जगह अगर सी आ जाएगा तो भी काम चलेगा, सी की जगह डी आ जाएगा तो भी काम चलेगा, लेकिन दोनों को एक दूसरे को दोनों को क्या देना है? लाभ देना है। ठीक है, ये जैसे बिजनेस के जैसा है ना, बिजनेस में दोनों को मिलके काम करना है और दोनों को लाभ मिलना जरूरी है। ठीक, अगर सामने वाला तैयार नहीं है आपके साथ बिजनेस करने के लिए तो कोई और को आप इनवाइट करोगे कि आप आ जाओ, आप हमारे साथ में बैठ के बिजनेस कर लो। तो ये ठीक वैसा है। तो प्राक सहयोगिता यह आपके कैसा है? ये यहाँ पे फैकल्टेटिव है। ये कैसा है? फैकल्टेटिव। कैसा है ये? फैकल्टेटिव। इसमें अनिवार्यता नहीं होती, इसके पास में ऑप्शनल है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो ये वाला इंटरेक्शन ऑप्शनल होता है। और ये तीनों इंटरेक्शन किस में आ रहे हैं? धनात्मक अन्योन्य क्रिया के अंदर आ रहे हैं। इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर किसी भी इंसान की, यहाँ पे जितनी भी जातियां भाग ले रही हैं उनमें
किसी जाति की यहाँ पर हानि नहीं देखने को मिलती है। यह है पॉजिटिव इंटरेक्शन। दूसरी बात करें ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया की, नेगेटिव इंटरेक्शन। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे नुकसान रहता है। जब जातियों के मध्य अंतःक्रिया होती है तो किसी एक जाति को यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो इसमें पहला है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन जिसमें यहाँ पर हम दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रिडेशन को, जिसे हम परभक्षिता कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। और दूसरा हम देखने वाले हैं यहाँ पर पैरासिटिज्म, जिसे हम परजीविता कहते हैं, जिसे हम कहते हैं परजीविता। तो दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक प्रिडेशन और दूसरा पैरासिटिज्म। ये दोनों ही शोषण के अंदर आते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं। एक्सप्लॉयटेशन में एक व्यक्ति होता है जो कि किसी का शोषण करता है, तो जिसका शोषण हो रहा है वो हानि में जा रहा है और जो शोषण कर रहा है वो लाभ में जा रहा है। तो इस तरह के का इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है नेगेटिव इंटरेक्शन में। यदि हम बात करें कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की, तो जब आप प्रतिस्पर्धा को देखोगे, वैसे तो हमें जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि कंपटीशन में जो लोग भाग लेते हैं उसमें से एक की जीत होती है और एक की हार होती है। जिसकी जीत होती है वो पॉजिटिव में रहता है और जिसकी हार होती है वो नेगेटिव में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन कभी भी रिजल्ट पे तय नहीं होता। कंपटीशन ये होता है कि उस दौरान जिन लोगों ने भाग लिया, उनमें से जिन जिन लोगों ने भाग लिया उन दोनों की ही ऊर्जा उसमें लगी है, तो दोनों को ही हानि हुई है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये रिजल्ट पे निर्भर नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव इंटरेक्शन लिखा हुआ है। इसे हम आगे चलकर और भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये नेगेटिव क्यों है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रतिस्पर्धा में जो भी स्पीशीज भाग लेती हैं वो दोनों ही नेगेटिव, मतलब दोनों ही हानि में ही रहती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट है प्रतिजीविता, जिसे एमेंसिलिज्म कहा जाता है। एमेंसिलिज्म में एक जाति को हानि होती है और एक यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो इसको यहाँ पे लाभ मिल रहा है और ना यहाँ पे इसको हानि हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उदासीन होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा गया है। यदि हम बात करें अंतरजातीय संबंध और अंतरजातीय संबंध, तो इसमें पहला अंतर तो आपको समझ में आ गया कि एक ही स्पीशीज के लोगों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम क्या कह देते हैं, अंतरजातीय संबंध कह देते हैं। अंतरजातीय संबंध एक ही स्पीशीज के लोगों में हो रहा है, एक ही जाति के लोगों में हो रहा है, तो एक ही जाति के लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। किसके लिए कर सकते हैं? एक ही जाति के लोगों में जब प्रतिस्पर्धा या उनके मध्य जो अंतरक्रिया होती है, प्रतिस्पर्धा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, उनके मध्य जो अंतरक्रिया हो रही है, वो किस लिए हो रही है? या तो वह भोजन के लिए होगी, या वो रहने के लिए होगी, या वो अपोजिट लिंग के लिए, विपरीत लिंग के लिए होगी, इन्हीं के लिए होगी। ये बेसिक नीड होती है किसी भी जाति के लिए, जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वो यही होती हैं। तो इनके मध्य जो अंतरक्रियाएं होती हैं, यह अंतरक्रियाएं बेसिकली इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है। ये अपनी ही जाति के लोगों की संख्या को कंट्रोल कर लेते हैं आपस में प्रतिस्पर्धा करके या आपस में अन्योन्य क्रिया करके। ठीक, यदि मैं बात करूं अंतरजातीय संबंध की, तो अंतरजातीय संबंध किस लिए होता है? जब भी हम अंतरजातीय संबंध देखते हैं दो स्पीशीज के मध्य, तो हम एक उद्विकास को देखते हैं, हम एक इवोल्यूशन को देखते हैं, हम एक नएपन को देखते हैं कि एक नए प्रकार का यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है, एक नए प्रकार की अंतरक्रिया देखने को मिल रही है। ठीक, लेकिन यदि मैं अंतरजातीय संबंध की बात करती हूँ तो बेसिकली यह
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरजातीय संबंध और अंतरजातीय संबंध में क्या अंतर है। ये अंतरा है, ये अंतर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सहोपकारिता, जिसमें कि हम धनात्मक अंतर क्रिया को देख रहे हैं, धनात्मक अन्योन क्रिया की बात कर रहे हैं। सहोपकारिता जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज हमेशा साथ साथ रहती हैं, अनिवार्य रूप से साथ साथ रहती हैं, साथ साथ कोएग्जिस्ट करती है। साथ साथ कोएग्जिस्ट का मतलब कि इनका अस्तित्व साथ साथ रहने में ही है। अगर एक भी खत्म हो गया तो दूसरे का अस्तित्व खत्म, तो ये हमेशा साथ साथ रहेंगी। हमेशा इनमें जो इवोल्यूशन होगा वो साथ साथ देखने को मिलेगा। अगर सहोपकारिता में ये दो स्पीशीज हैं ए और बी, तो ए में कोई परिवर्तन आएगा तो बी में भी आएगा। ठीक है, ए में यदि कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो आप अनुमान लगा लोगे कि बी में भी परिवर्तन हुआ है। 100% बी में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यदि ए में हुआ है तो बी में भी 100% आप ये अनुमान लगा लोगे कि इसमें भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ए और बी ये दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहती हैं। अनिवार्य रूप से इनके मध्य अंतर संबंध होता है। ये एक दूसरे से फिजिकली एसोसिएटेड रहती हैं, भौतिक रूप से ये एक दूसरे के साथ साथ मिलकर रहती हैं। तो इसीलिए इनमें साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इवोल्यूशन, इनमें साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एग्जिस्टेंस, और इसमें साथ साथ आपको देखने को मिलेगा सह विलोपन, को एक्सटिंक्ट। यदि ये विलुप्त हो जाएगी तो इसके साथ ये भी विलुप्त होगी। ठीक है ना, इस तरह से। इसीलिए मैंने आपको कहा शुरुआत में, हालांकि ये एग्जाम्पल थोड़ा और था, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, हमको जैसे लैला और मजनू का एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसे समझना आसान है। तो ये ठीक वैसा ही है, राइट। अब यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि जंतु एवं जंतु के मध्य सहजीवन। ठीक है, जंतु एवं जंतु के मध्य ऐसा इंटरेक्शन जिसे हम म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं, तो इसमें दोनों को लाभ हो रहा है। जंतु को, इस जंतु को भी लाभ हो रहा है जिसको हमने ए कहा, और दूसरे जंतु को भी लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है। तो इनकी उदाहरण देख लेते हैं। इसमें दीमक एवं ट्राइकोनिम्फा, आप देख रहे हो ये इमेज आपके सामने है, और इसमें ये दीमक है। इसमें क्या है, ये दीमक है। दीमक के बारे में आप जानते हो कि दीमक को कुछ भी मिल जाता है, जैसे कि दीमक को कपड़ा मिल गया, दीमक को यहाँ पे कागज मिल गया, दीमक को यहाँ पे लकड़ी मिल गई, तो ये उसे खा लेता है। दीमक सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। दीमक के अंदर उपस्थित यहाँ पर ट्राइकोनिम्फा है। दीमक के अंदर यहाँ पे क्या है, ट्राइकोनिम्फा, और ट्राइकोनिम्फा यहाँ पे एक प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ, ये ट्राइकोनिम्फा इस दीमक की इंटेस्टाइन में रहता है, और इस दीमक की इंटेस्टाइन, इसकी आंत में रहकर ये क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। और ये सेलुलोज किसके द्वारा खाया जाता है, इस दीमक के द्वारा। दीमक सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकती, लेकिन दीमक सेलुलोज को खाती है। इस सेलुलोज का पाचन कौन करता है, ये ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ। अब जब दीमक सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकती तो दीमक सेलुलोज को खाती क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि अगर ये दीमक सेलुलोज नहीं खाएगी तो फिर इस ट्राइकोनिम्फा को क्या मिलेगा। ट्राइकोनिम्फा तो सेलुलोज का ही पाचन करता है, ट्राइकोनिम्फा तो सेलुलोज को ही पाचन करके अपने भोजन की आपूर्ति कर रहा है। तो ट्राइकोनिम्फा को तो सेलुलोज के पाचन से ही अपनी भोजन की आपूर्ति हो रही है, तो इसको तो सेलुलोज चाहिए, और सेलुलोज यहाँ पर दोनों को चाहिए। सेलुलोज के पाचन से इसको भी पोषण मिल रहा है, इसको भी पोषण मिल रहा है। यहाँ पर दीमक और ये ट्राइकोनिम्फा दोनों को यहाँ पर धनात्मक इंटरेक्शन हो रहा है, धनात्मक यहाँ पे अन्योन क्रिया मिल रही है। दीमक को क्या मिल रहा है, सेलुलोज के पाचन से पोषण मिल रहा है।
ट्राइकोनिम्फा को क्या मिल रहा है? ट्राइकोनिम्फा को यहाँ पे शेल्टर मिल रहा है, आवास मिल रहा है रहने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये सेलुलोज का पाचन कर रही है, तो इसके पाचन के पश्चात जो यहाँ पर पोषण होता है, सेलुलोज के पाचन के पश्चात जो भी यहाँ पर पोषक पदार्थ होते हैं वो इसको भी मिल जाते हैं। तो दोनों को यहाँ पे एक दूसरे से लाभ है। अब यदि ट्राइकोनिम्फा को हटा दिया जाए तो आप बताइए कि जो दीमक सेलुलोज खाएगा क्या उसका पाचन होगा? दीमक का खाना तो सेलुलोज ही है, तो वो सेलुलोज ही खाएगा। अब यदि यहाँ पे ट्राइकोनिम्फा को हटा दिया जाए तो क्या दीमक जिंदा रहेगा? नहीं, दीमक मर जाएगा, क्योंकि जब वो जैसे जितना सेलुलोज वो खाएगा उस सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, और जब सेलुलोज का पाचन नहीं होगा तो यहाँ पर दीमक को पोषण भी नहीं मिल पाएगा और दीमक अपने आप मर जाएगा। जब दीमक अपने आप मर जाएगा तो आपने देखा कि ट्राइकोनिम्फा मर गया तो दीमक भी मर गया, है ना। ये इस प्रकार का इंटरेक्शन है जिसमें अगर दीमक को खत्म कर दोगे तो ट्राइकोनिम्फा तो मर ही गया, और ट्राइकोनिम्फा को खत्म कर दोगे तो दीमक भी मर जाएगा। तो इस तरह से इनके अंदर देखा जाता है पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन। नाउ हम सेकेंड इंटरेक्शन की बात करेंगे। सेकेंड इंटरेक्शन में हम पादप एवं जंतु के मध्य सहजीवन की बात कर रहे हैं। पादप एवं जंतु के मध्य, पादप एवं जंतु में आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर ये प्रोन्यूबा मोथ है, ये कीट है, इसे प्रोन्यूबा मोथ कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोन्यूबा मोथ। ये मोथ यहाँ पे आती है और युक्का पादप के ऊपर यहाँ पे ओविपोजिटर अपने अंडे देने का काम करती है, ये प्रोन्यूबा मोथ। अब इससे पादप को क्या फायदा है? जब ये पादप के पास आती है तो पादप को यहाँ पर एक पॉलिनेशन का जरिया मिल जाता है, परागण का जरिया मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि युक्का पादपों में जब परागण होता है तो उस परागण को करवाने के लिए क्या जरूरी है? ये प्रोन्यूबा मोथ ही जरूरी है। ये प्रोन्यूबा मोथ आएगी और ये इसका परागण करवाती है। यदि प्रोन्यूबा मोथ यहाँ से हट जाती है तो ये पादप अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका परागण करने वाला कोई नहीं रहेगा। जब इसका परागण करने वाला कोई नहीं रहेगा तो ये पादप में आगे इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, न ही बीज का निर्माण होगा, और इस पादप की आगे आने वाली जनरेशन वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अच्छा, इस मोथ को इससे क्या मिल रहा है? इस मोथ को क्या मिल रहा है? ये अंडे यहाँ पे दे रही है, तो इसके अंडों को यहाँ पे भोजन मिल रहा है, इसके अंडों को यहाँ पे नेक्टर मिल रहा है। ये प्रोन्यूबा मोथ जब यहाँ पे आके बैठ रही है तो इसको भी यहाँ से मकरंद मिल रहा है, यहाँ पे इसको भोजन का पदार्थ मिल रहा है, और ये सिर्फ इसी युक्का पादप से लेती है। तो ये एक दूसरे के लिए क्या है? पॉजिटिव इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन में इस पौधे को भी बेनिफिट हो रहा है, इसको भी बेनिफिट हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे हम वैसा ही उदाहरण ले रहे हैं जैसा हमने पहले देखा था। जैसे हमने इस वाले उदाहरण में देखा था कि यहाँ पर एक सेकेंड, इस वाले उदाहरण में हमने देखा था कि युक्का पादप व कीट प्रोन्यूबा के मध्य सहजीवन। ठीक वैसा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें इस अंजीर के वृक्ष एवं वास्प जाति के मध्य। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंजीर का फल है। ये क्या है? फल। आपको ये अच्छे से पता है कि फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है? फीमेल ओवरी से होता है। ठीक, तो ये जो फल है, ये फल भरने से पहले क्या होगा? फूल होगा, और फूल के अंदर ये क्या होगा? ओवरी, अंडाशय। तो यहाँ पर जो अंजीर के वृक्ष होते हैं और उनके जो फल होते हैं, इन फलों के पास में, या मैं कहूँ इनके पुष्पों के पास में इस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। इसे कहा जाता है हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम। इसे हम कहते हैं हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम। इसमें ऊपर की तरफ इतना छोटा सा ये छिद्र होता है और यहाँ पर होती है वास्प। यहाँ पर ये छोटी सी वास्प होती है, और ये जो छोटी सी वास्प होती है इसका कार्य होता है यहाँ पर अंडे देना। ये जो छोटी सी वास्प होती है यहाँ पे अंदर जाके अंडे देती है।
अब इसके अंदर ही जाके अंडे यहाँ पर ये क्यों देती है, पहले हम उसे समझ लेते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव प्रकार का इंटरेक्शन क्या है। देखिए, यदि मैं बात करूं इस वाष्प की, तो इस वाष्प को यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। इस वाष्प को यहाँ पे सुरक्षा मिल जाती है। इस वाष्प को अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है, अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक, ये सारी चीजें इसको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हम बात करें इस अंजीर के फल की, इसको क्या मिल जाता है। अंजीर में, अंजीर का जो ये पुष्पक्रम होता है, मैं फल की बात करूं लेकिन वो पुष्पक्रम आगे जाके फल में परिवर्तित होने वाला है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ये जो अंजीर का पुष्पक्रम है, इस अंजीर के पुष्पक्रम को अपना परागण करवाना है, अपना पॉलिनेशन करवाना है। इसको भी अपनी लैंगिक जनन के लिए क्या करवाना है, पॉलिनेशन करवाना है, परागण करवाना है। जब इसमें परागण होगा तभी तो जाके यहाँ पर बीजों का निर्माण होगा, इसके बीज बनेंगे। ठीक, तो इसको भी अपना परागण के लिए कोई क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। और परागण के लिए जो एजेंट है वो क्या है, फीमेल वास्प। परागण के लिए जो एजेंट है यहाँ पर, जो यहाँ पे परागण जिसके सहायता से हो रहा है, या परागण का जो कारक है वो क्या है, फीमेल वास्प। अब बात यह आती है कि यही फीमेल वास्प क्यों है, और भी तो हो सकती है, और भी तो हो सकती है। लेकिन पादपों में अधिकतर ऐसा होता है कि पादप, आपने 12th क्लास में ही पढ़ा है कि पादप क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं। पादप क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं। जो इनका पॉलिनेशन करवाते हैं उन कीटों को ये रिवार्ड देते हैं। ठीक है, उन्हें पुरस्कृत करते हैं, ताकि मतलब उनको एक लालच देते हैं कि तुम आओ, हमारे पास में आओ, तुमको मकरंद मिलेगा। और उनका उद्देश्य क्या होता है, पादपों का उद्देश्य होता है कि मकरंद के बहाने कोई कीट इनके पास में आए और इनका परागण करके चले जाए। तो बेसिकली इन पादपों के जो पुष्प पे मकरंद होते हैं, ये मकरंद और इनके जो सुगंधित पुष्प होते हैं और कलरफुल पुष्प होते हैं, ये इन कीटों को आकर्षित करते हैं। इन कीटों को इसलिए आकर्षित करते हैं ताकि इनका परागण हो जाए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ कीट इतने चालाक होते हैं कि वो आ जाते हैं और मकरंद को चुरा कर चले जाते हैं, मकरंद लेके चले जाते हैं, लेकिन परागण नहीं करते। परागण नहीं करते तो इसको बोलते हैं चुराना, इसको बोलते हैं मकरंद को चुराना। मतलब मकरंद को चुरा के चले गए लेकिन परागण नहीं किया, तो इससे मकरंद की हानि होती है, पुष्पों की भी हानि होती है। इसीलिए यहाँ पर ये पुष्प क्या करते हैं, ये पुष्प यहाँ पर इस प्रकार की इन्होंने ये आकृति ऐसी बना ली है, जो यहाँ पर ये छिद्र है, ये ऑस्टियोल इन्होंने ऐसा बना लिया कि यहाँ पे वही कीट आएगा, वही वाष्प आएगा जो इसके अंदर जा सके। अब इसके अंदर हर कोई तो जा नहीं सकता, इसका साइज ही इन्होंने ऐसे कर लिया, इन्होंने चुनाव कर लिया कि यही वाष्प आएगी। और यही वाष्प, क्योंकि ये वाष्प ईमानदार है, ये वाष्प इतनी ईमानदार है कि जब भी आती है ये परागण करवाती है। तो इन्होंने इसका चुनाव कर लिया कि यही वाष्प आएगी और यही वाष्प यहाँ पे परागण करवाएगी। और इसी वाष्प को इन्हें क्या देना है, रिवॉर्ड देना है, इसी वाष्प को रिवॉर्ड देना है बस, और किसी को नहीं देना। तो जब ये वाष्प यहाँ पे आती है इस छिद्र के द्वारा, तो यही वाष्प आ सकती है। लेकिन आप देखिए कि जब ये वाष्प यहाँ पे आती है तो ये अपने पंखों को त्याग कर आती है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा छिद्र होता है। तो जब भी ये वाष्प अंदर की तरफ आती है तो ये अपने पंखों को त्याग देती है, अपने पंखों को वहीं पे छोड़ के आती है। और फिर ये वाष्प अंदर की तरफ आती है, अंदर की तरफ आती है, और अंदर की तरफ आकर ये क्या करती है, यहाँ पे अंडे देती है। इनके अंडे यहाँ पर ये जो अंडे हैं, इन अंडों से लार्वा बनता है, और लार्वा को यहाँ पे भोजन मिल जाता है। लार्वा यहाँ पे विकसित होते हैं, लार्वा को भोजन मिल जाता है। लेकिन जो वाष्प है, क्योंकि इसके पंख इसने बाहर ही छोड़ दिए थे, तो ये वाष्प यहीं पे मर जाती है, ये वाष्प इसी के अंदर मर जाएगी। ठीक, अब इसको क्या लाभ हुआ कि जब ये इसके अंदर मर गई तो, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर
इसके जब ये वाष्प इसके अंदर गई तो ये वाष्प यहाँ पर एक ही थी, लेकिन बदले में इसने कितने सारे अंडे दे दिए। तो इसके लिए इसके एक के बदले में इतने सारे अंडे इससे पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, इसके लिए रिवार्ड ही हुआ। और परागण किस प्रकार से हुआ आप वो भी देख लीजिए कि जब यहाँ पे इतने सारे अंडे और लार्वा बन जाते हैं तो यहाँ पे मेल वाष्प भी आता है और इसको यहाँ पे इसे खोलने का काम करता है। ठीक, इसको यहाँ पे खोलने का काम करता है। इस प्रकार के पुष्प क्रम में आप देखिए कि यहाँ पर दोनों है, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन भी है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो जब यहाँ पर ये वाष्प आती है तो यहाँ पे परागण भी करवा देती है और इसका जो मेल वाष्प आता है वो इसको खोल देता है, जिससे कि जो परागण होते हैं वो हवा में चल जाते हैं और इसका परागण भी हो जाता है। तो दोनों को लाभ, दोनों को यहाँ पे लाभ मिल रहा है, वाष्प को भी मिल रहा है और इस पुष्पक्रम को भी लाभ मिल रहा है। पुष्पक्रम का यहाँ पे परागण हो रहा है और वाष्प के यहाँ पे अंडे दे रहे हैं, यहाँ पे अंडों का परिवर्धन हो रहा है। ये दोनों चीजें यहाँ पे साथ साथ चल रही है, तो ये म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। इतना आपको क्लियर हुआ? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, वो है मक्खी तथा ऑर्किड पुष्प के मध्य सहजीवी संबंध। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं। मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ्रिस, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफ्रिस, ये यहाँ पे ऑर्किड का पुष्प है और ये जो ऑर्किड का पुष्प है यह अपने परागण को करवाने के लिए, इसका जो परागण होता है इसके परागण के लिए इसको एक मक्खी की आवश्यकता होती है। इस मक्खी के साथ मिलकर ये क्या करती है, अपने परागण को करवाती है। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्किड के पुष्प होते हैं, आप ये ध्यान रखना कि ऑर्किड की कई सारी प्रजातियां हैं, ऑर्किड की कई सारी स्पीशीज हैं और ऑर्किड एक ऐसा पादप है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर से पुष्प आते हैं। तो जो ऑर्किड होता है, इस ऑर्किड में ऐसा पुष्प होता है जिसमें इस प्रकार के दल होते हैं, इस प्रकार का यहाँ पे दल होता है इसका। लेकिन एक दल ऐसा हो जाता है, बहुत आकर्षित एवं रंग युक्त ऐसा दल हो जाता है कि इस मक्खी को लगता है कि ये इसकी फीमेल मक्खी है। इस मक्खी को ऐसा लगता है कि ये मेरी फीमेल मक्खी है। तो ये क्या करता है, इसकी तरफ आकर आकर्षित होता है और इसकी तरफ बैठने की कोशिश करता है। और जब ये इसके ऊपर बैठता है, जब इसके ऊपर ये बैठता है तो यहाँ पर जितने भी पराग कण हैं वो इसके पंखों पर गिर आते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसके पराग कण हैं, ये इसके यहाँ पर ये पुंकेसर हैं, तो पुंकेसरों में रहने वाले परागकण इसके पंखों पर गिर जाते हैं। ये इसके इस वाले दल को फीमेल मक्खी समझ बैठता है और फीमेल मक्खी समझकर उसके साथ में कूट मैथुन, मतलब जिसे हम स्यूडो कॉपुलेशन कहते हैं, वो करने की कोशिश करता है, लैंगिक क्रिया करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर इसे बाद में पता लगता है कि ये फीमेल मक्खी नहीं है, ये क्या है, ये इसका चौथा दल है। लेकिन इसके साथ ये धोखा हर बार होता है। हर बार जब ये किसी पुष्प को देखता है तो इसे यही भ्रम होता है कि ये इसकी फीमेल मक्खी है। हर बार किसी भी पुष्प को देखेगा, जैसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएगा इसी भ्रम में, दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प पे जाएगा इसी भ्रम में, और चौथे से पांचवें पुष्प पे जाएगा। तो लगातार इसका ये भ्रम बना रहता है कि ये फीमेल मक्खी है और फीमेल मक्खी के इरादे से ये वहां पे बैठता है और वहां पे ये कूट मैथुन की प्रक्रिया करता है, जिससे कि पौधे को ये लाभ होता है कि उसका परागण हो जाता है। और इससे इसको क्या लाभ मिल रहा है, इसको यहाँ पर मतलब एक कॉपुलेशन का, बार बार इसको कॉपुलेशन का मौका मिल रहा है फीमेल मौत के चक्कर में। और यहाँ पे आप देखिए इसे लैंगिक कपट कहा गया है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसिट, इसे धोखा कहा गया है इसके लिए। ठीक, तो ये एक उदाहरण था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सहभोजिता में यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखे। इसके अतिरिक्त
ये एग्जाम्पल आपने देखा, ये जंतु जंतु के मध्य होने वाला इंटरेक्शन था, ये पादप एवं जंतु के मध्य होने वाला इंटरेक्शन था। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है शैवाल एवं कवक के मध्य सहजीवन। इसमें आता है आपके लाइकेन। देखिए लाइकेन क्या होती है, लाइकेन इस प्रकार से शैवाल एवं कवक दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहती हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। शैवाल को कवक से क्या फायदा है और कवक को शैवाल से क्या फायदा है। एक और बात, यहां पे शैवाल वाले भाग को कहा जाता है फाइकोबायोन्ट और कवक वाले भाग को कहा जाता है माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट। तो ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें शैवाल और कवक दोनों साथ साथ रह रहे हैं। शैवाल को कवक से क्या फायदा मिलता है, कवक क्या करता है, खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है और ये खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करके शैवाल को दे देता है। शैवाल क्या कर रहा है, शैवाल क्योंकि हरे कलर का है तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन का निर्माण करता है और भोजन का निर्माण करके कवक को दे देता है। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, कवक को शैवाल से फायदा है, शैवाल को कवक से फायदा है। इस प्रकार का इंटरेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर किसके अंदर, लाइकेन के अंदर। आगे चलते हैं, कवक व उच्च पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध। ऐसा आपको देखने को मिलेगा पाइनस में। पाइनस आप जानते हो, पाइनस की जड़ों में यहाँ पर उपस्थित होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा पाइनस की जड़ों में उपस्थित होता है और ये स्थिरीकरण का कार्य भी कर रहा है। और ये कवक क्या करता है, ये कवक मिट्टी से खनिज लवणों को अवशोषित करके इस पाइनस के पादप के विकास के लिए यहाँ पर दे देता है। ऐसा भी देखा गया है कि यदि पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा अनुपस्थित हो तो माइकोराइजा मतलब पाइनस के बीज का अंकुरण हो ही नहीं पाता। यदि पाइनस की जड़ों के पास में यहाँ पर माइकोराइजा अनुपस्थित हो तो पाइनस के बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। पाइनस को अपने जीवन की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, माइकोराइजा चाहिए। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको क्रिटिकल लिंक स्पीशीज बताया था, वहां पर भी ये उदाहरण था। तो दोनों का होना जरूरी है, पाइनस का होना भी जरूरी है और माइकोराइजा का भी होना जरूरी है। पाइनस इसे भोजन दे देता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा और माइकोराइजा मिट्टी से खनिज लवण एवं जल को अवशोषित करके इस पादप को यहाँ पर दे देता है। इस प्रकार का संबंध देखा जाता है किसके अंदर, ये संबंध देखा जाता है माइकोराइजा कवक एवं उच्च पादपों के जड़ों के मध्य। तो ये उदाहरण थे, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कुल मिला के 5 उदाहरण देखे हैं जंतु जंतु के मध्य होने वाला इंटरेक्शन, जो कि दीमक और ट्राइकोनिम्फा के अंदर है। दूसरा है पादप और जंतु के मध्य होने वाला इंटरेक्शन, जिसमें युक्का पादप है और कीट यहाँ पे प्रोनुबा है। फिर हमने लाइकेन के मध्य देखा और हमने कवक एवं उच्च पादपों के मध्य देखा, अंजीर के वृक्ष एवं वाष्प के मध्य देखा है और मक्खी एवं ऑर्किड पुष्प के मध्य यहाँ पे हमने इंटरेक्शन देखे। तो ये 5 इंटरेक्शन थे, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं सहभोजिता की तरफ। सहभोजिता जिसे हम कॉमनसलिज्म कहते हैं, और इस कॉमनसलिज्म के अंदर इस प्रकार की अन्योन क्रिया के अंदर किसी एक स्पीशीज को फायदा होता है, लेकिन किसी एक स्पीशीज को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, वह इससे बिल्कुल अप्रभावित रहती है, वो न्यूट्रल रहती है, ना तो उसे लाभ होता है ना उसे हानि होती है। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को हमने पॉजिटिव और जीरो इंटरेक्शन लिखा है। हमने इसको लिखा है पॉजिटिव और जीरो इंटरेक्शन। इस प्रकार के इंटरेक्शन का पहला उदाहरण है जैसे कि जंगल में पाई जाने वाली कठलताएं। कठलताएं, आपको पता है इसके नाम से समझ में आ रहा है ये लताएं हैं। तो लताएं कैसी होती, कोमल होती हैं। लताएं क्या करती हैं,
लताएं किसी का सहारा लेकर किसी पेड़ पर, किसी वृक्ष पर चढ़ जाती हैं, लेकिन ये कठ लताएं हैं, ये काष्ठीय लताएं हैं। और ये काष्ठीय लताएं, इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश की आवश्यकता के कारण ये क्या करती है कि जंगलों में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों से लिपटकर ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है ताकि इसको प्रकाश मिले। ये भोजन के लिए नहीं इसके ऊपर निर्भर है, वृक्ष के ऊपर, ना तो ये भोजन के लिए निर्भर है और ना ही ये शेल्टर के लिए निर्भर है। ना तो ये भोजन इससे ले रही है, ये जो पेड़ है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़, तो इस पेड़ से ये कठ लताएं, ये काष्ठीय लताएं ना तो इससे भोजन ले रही है और ना ही इससे कोई और प्रकार का ये मतलब इसको कोई और प्रकार का इससे सहायता नहीं चाहिए। बस इतनी सी इसको एक सहारा चाहिए जिससे कि ये ऊपर की तरफ चढ़ सके और ऊपर चढ़कर इसे यहाँ वहाँ पे प्रकाश मिल जाए। जैसे इसको प्रकाश मिल जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण करती है और अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं करती हैं। इन कठलताओं की जो जड़ें होती हैं ये विकसित होती हैं, ये भूमि के अंदर होती हैं, ठीक है। तो जो ये कठलताएं होती हैं, ये कठलताएं केवल सहारा लेने के लिए ऊपर की तरफ जाती हैं। समझ में आ गई? सहारा लेने के लिए, ताकि इन्हें प्रकाश मिल सके। तो ये इनका उद्देश्य होता है। इसमें इन कठलताओं को क्या मिल रहा है? कठलताओं को यहाँ पे प्रकाश मिल रहा है। लेकिन वृक्षों की बात करें तो वृक्षों को इससे क्या हानि हो रही है? वृक्षों को इससे कोई हानि नहीं हो रही है, ठीक। तो ऐसे कठलताएं हमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलती हैं और इन्हें काष्ठीय बेल कहा गया है। इसका उदाहरण है बोहिनिया और टेनोस्पोरा। बात करें हम यहाँ पे अधिपादपों की, ये तो कठलताएं थी। अधिपादप, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, अधिपादप जो किसी वृक्ष के ऊपर ही उग गई, ये स्वयं अपने आप ये अलग उग रही हैं। ये वृक्ष अलग उगे हुए हैं, ये कठलताएं अलग उगी हुई हैं। कठलताओं ने सिर्फ इनके ऊपर चढ़ गई हैं ये प्रकाश की प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि अधिपादप वो होते हैं जो कि किसी वृक्ष के ऊपर ही उगाते हैं, जैसे कि हैंगिंग मॉस। ये जो हैंगिंग मॉस है आप देख रहे हो, ये है हैंगिंग मॉस, ये वाला हैंगिंग मॉस का एग्जाम्पल है। और आप देख रहे हो कि ये मॉस किसके ऊपर उग रही है? वृक्षों के ऊपर ही उगाई है, ठीक। तो ये हैंगिंग मॉस जब इनके ऊपर उगाती हैं तो ये किस प्रकार का इंटरेक्शन है? +0 प्रकार का इंटरेक्शन। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर इन वृक्षों की शाखाओं के ऊपर ये मॉस है, ठीक है, और ये इंटरेक्शन कैसा है कि एक प्लस है और एक 0 है। मतलब जो वृक्ष है, इन वृक्षों को इन मॉस के आने से कोई ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, इनको यहाँ पे इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इनके ऊपर उग रही है, तो इसका मतलब ये पोषण कहाँ से ले रही है? पोषण आपको पता है, पोषण या तो जड़ों से मिलता है, मृदा से मिलता है। तो ये पोषण किस प्रकार से ले रही है? क्योंकि ये इसी पेड़ के ऊपर उग रही है तो पेड़ से ही अपना पोषण ले रही होगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, आप ये भी समझ सकते हैं कि ये पेड़ अपने पोषण को दे रहा है तो ये नेगेटिव हो सकता है, और ये जो मॉस है ये पॉजिटिव हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में यूं होता है कि जब ये मॉस इन शाखाओं पे आती हैं तो ये मॉस क्या करती है, जो इसकी छाल होती है, इसकी छाल से खनिज लवणों का अवशोषण करती है। और आपको अच्छे से पता है कि जो छाल के अंदर यहाँ पे पदार्थ होते हैं, यह वृक्ष के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और जब ये वृक्ष के अपशिष्ट पदार्थों को मॉस अपने भोजन के लिए उपयोग में ले रही है तो इससे इस वृक्ष को कोई हानि नहीं होती। जैसे हमारे अंदर उदाहरण ले लेते हैं, हमारे अंदर हम बात करें, हमारे अंदर हम ई कोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। तो हमारी इंटेस्टाइन में रह रहा है तो हमको इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये हमारे अपशिष्ट पदार्थ के ऊपर निर्भर है, तो इससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो हम कैसे हो गए? 0, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे अपशिष्ट पदार्थ को खा रहा है।
यदि ई कोलाई की बात करें तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसको भोजन मिल रहा है, लेकिन इसको भोजन किससे मिल रहा है? हमारी इंटेस्टाइन में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों से मिल रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये भी देखते हैं कि दोनों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि जब ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है तो ये हमारे इंटेस्टाइन में रह के विटामिन B12 को भी तो फॉर्म करता है, लेकिन जो विटामिन बी यहाँ पर बनता है ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है इन ई कोलाई की उपस्थिति में। तो ये बने या ना बने इससे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर हमारे अंदर होने से ई कोलाई को है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंटरेक्शन प्लस और 0 प्रकार का है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि जो विटामिन बी है ये हम बाहर से मिलने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे भी हम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि विटामिन बी के प्रोडक्शन के लिए हम इनके ऊपर निर्भर हैं, इसीलिए ये इंटरेक्शन कैसा हो जाता है? प्लस 0 प्रकार का हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये हैंगिंग मॉस का उदाहरण उससे कंपैरिजन करके दिया है कि हैंगिंग मॉस में भी जो ये मॉस अपने भोजन का अवशोषण कर रही है, तो ये जिस भोजन का अवशोषण कर रही है वह भोजन इस पादप के लिए अपशिष्ट है, और वह अपशिष्ट इसकी छाल में उपस्थित है, इसकी बार्क में उपस्थित है, और इसकी बार्क में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके ही ये मोस यहाँ पे उग रही है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं अधिजंतु का, एपी जोन्स का अधिजंतु जो कि किसी दूसरे जंतु पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। पॉजिटिव जो रहेगा उसे लाभ मिलेगा, जो न्यूट्रल होगा ना तो उसे लाभ होगी ना उसे हानि होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एग्जाम्पल है जिसमें सकर फिश और शार्क आते हैं। देखिए, शार्क के बारे में तो आप सभी जानते हैं, एक बड़ी सी शार्क होती है, शार्क के नुकीले नुकीले से दांत होते हैं, ये आपको पता है। इतने नुकीले दांत होते हैं कि कोई इसके पास आगे आने की हिम्मत नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं है कि शार्क के आसपास आए, शार्क के आसपास आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ठीक, शार्क के आसपास रहती है सकर फिश। सकर फिश यहाँ पे पॉजिटिव है, पायलट फिश भी यहाँ पे पॉजिटिव है, और शार्क को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, शार्क यहाँ पे 0 है। शार्क जब पानी में रहती है और जब शिकार करती है तो आप देखते हो कि इसके बड़े बड़े तीखे तीखे से दांत होते हैं और ये उस शिकार को इस तरीके से फाड़ती है। तो जब ये शिकार करती है और जब उसे बीच में से चीर देती है तो उसमें से आप देखो कि शिकार करने पर उसके मांस के जो टुकड़े होते हैं वो पानी के अंदर बिखर जाते हैं, उससे जो रक्त निकलता है वो पानी के अंदर घुल जाता है। इससे इस शार्क को तो यहाँ पर भोजन मिल रहा है जब ये किसी का शिकार कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे जो अन्य यहाँ पे मछलियां हैं, जैसे कि सकर फिश की मैं बात करूं तो सकर फिश यहाँ पर इस तरह से इनके पीछे पीछे यहाँ पर सकर फिश यहाँ पे ऐसे चिपक जाती है। छोटी छोटी सी सकर फिश होती है, ये छोटी छोटी सी सकर फिश होती हैं जो इनके पीछे शार्क के पीछे पीछे घूमती रहती है, पानी के अंदर शार्क के पीछे पीछे घूमती रहती है, और इस इरादे से घूमती रहती है कि कब ये शार्क किसी पर अटैक करे, ठीक है, किसी का शिकार करे, और जब इसको खाना मिले तो इसके साथ साथ इनको भी खाना मिल जाता है, क्योंकि ये खाना यहाँ पे पानी में इस तरह से छोटे छोटे जो मांस के टुकड़े हैं वो यहाँ पे पानी में बिखर गए, और इन्हीं के आसपास जो सकर फिश है उनको ये भोजन मिल गया। तो इनको यहाँ पे क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। इन्हें क्या मिल जाती है? भोजन मिल जाता है। और ऐसा देखने को मिलता है कि शार्क को तो पता भी नहीं है, यहाँ पे जो शार्क है इसको तो पता भी नहीं कि इसके पीछे कौन है, इसके साइड में कौन है, लेकिन जो ये सकर फिश है, ये सकर फिश जब शार्क के आसपास रहती है तो इसे सुरक्षा भी मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि शार्क इतनी खतरनाक है कि कोई इसके पास आया तो ये उस पर हमला कर देगी। तो इसे क्या मिल गई? यहाँ पे सुरक्षा भी मिल गई। तो केवल यहाँ पर इसके आसपास रहने मात्र से इन्हें भोजन भी मिल रहा है,
इन्हें सुरक्षा भी मिल रही है, ये दोनों कार्य इनके हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंटरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव और जीरो प्रकार का है। शार्क को तो इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इसके आगे रहो चाहे पीछे रहो, लेकिन अगर इसके आगे हो गए तब भी ये इसकी तुलना में बहुत छोटे हैं। अगर ये छोटी छोटी सी सकर फिश है, ये इसके आगे भी चली जाएंगी, लेकिन आगे क्यों जाएंगी, जब उनको पता है कि ये इतनी खतरनाक है तो ये उसके पीछे पीछे रहेंगी। और यहाँ पे पीछे पीछे रहकर इनको भोजन भी मिल रही है, सुरक्षा भी मिल रही है, दोनों काम हो रहे हैं। तो ये तो जा रहे हैं पॉजिटिव में और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है मेरे पीछे। ठीक, ऐसा इंटरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अपन बात करें पायलट फिश की और शार्क की। पायलट फिश और शार्क में भी सेम वैसा ही रिलेशन है। पायलट फिश इसके यहाँ पर लगी रहती है, जहाँ पे पायलट फिश है, सकर फिश है, ये यहाँ पर आपस में इसके आसपास घूमती रहती है पायलट फिश, और ये भी ठीक उसी फिराक में रहती है। शार्क के आसपास रहेगी तो इनको सुरक्षा मिलेगी, भोजन भी मिल जाएगा। ये दोनों ही पॉजिटिव जीरो प्रकार के इंटरेक्शन है। और अब हम यहाँ पे सेकेंड इंटरेक्शन देख रहे हैं, जो कि बार्नेकल्स और व्हेल में देखने को मिलता है। बेसिकली बार्नेकल जो होते हैं वो चट्टानों पर पड़े रहते हैं, छोटे छोटे से बार्नेकल्स होते हैं। ये बार्नेकल चट्टानों पर पड़े रहते हैं, लेकिन समुद्री एरिया के आसपास ऐसी कंडीशन आती है जहां पर भोजन की कमी हो जाती है, और जब भोजन की कमी हो जाती है तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना होता है, इन्हें प्रवास करना होता है। तो क्योंकि बार्नेकल चट्टानों पर पड़े रहते हैं और यहाँ पर इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनके आवागमन के लिए, इनके प्रवास के लिए जाना इनके लिए मुश्किल होता है, तो यहाँ पर पानी के अंदर जो व्हेल होती है ये व्हेल के ऊपर चिपक जाते हैं। बार्नेकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस पे चिपक जाते हैं, व्हेल पर चिपक जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जो बार्नेकल होते हैं ये चट्टानों पर पड़े रहते हैं, और अधिकतर पानी में ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे ही वातावरणीय परिवर्तन आते हैं, जलीय वातावरण में परिवर्तन आते हैं, तो वहाँ पर भोजन की कमी की वजह से या किसी और कारणों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और उन बार्नेकल्स को जीवित रहने के लिए एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना होता है। बार्नेकल्स को नहीं, जितने भी जलीय जंतु होते हैं, और वो जलीय जंतु वर्तमान स्थिति में जहाँ पर हैं वहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है जलीय जंतुओं को। तो जलीय जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करना होता है। तो मछलियां तो तैर के जाती हैं, आपको पता है, और ये जो बार्नेकल्स होते हैं ये बार्नेकल्स अपने जाने के लिए अपने भोजन की तलाश में जाने के लिए ये व्हेल की मदद लेते हैं। व्हेल भी अपने भोजन की तलाश में जाती है। व्हेल जहां जहां भोजन की तलाश में जाएगी वहां वहां बार्नेकल भी इनके साथ चिपक के चले जाएंगे। ठीक है, तो व्हेल के साथ साथ भोजन की तलाश में व्हेल के ऊपर चिपक कर कौन चले जाते हैं, बार्नेकल्स भी चले जाते हैं। बार्नेकल्स तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं, चट्टानों पे चिपके रहते हैं, तो इनमें इतनी मोबिलिटी नहीं दिखी जाती, इसीलिए वह व्हेल का सहारा लेते हैं। इस तरह से व्हेल के ऊपर चिपक जाते हैं। जो व्हेल होती है इसके ऊपर ये चिपक जाते हैं, छोटे छोटे से बार्नेकल यहाँ पे चिपक जाते हैं, और भोजन की तलाश में जहां व्हेल जाएगी, जहां पे व्हेल जाती है वहीं पर भोजन की तलाश में ये बार्नेकल भी इन्हीं के साथ साथ चले जाते हैं। अब बार्नेकल को क्या मिल रहा है, बार्नेकल को एक तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, फ्री का ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। जब व्हेल को जब एक अनुकूल स्थान मिल जाएगा, क्योंकि भोजन की तलाश में वो गई है और जहाँ पे उसको भोजन मिलेगा वो अपना भोजन करना शुरू कर देगी, वहां पर ये बार्नेकल भी अपने भोजन को तलाश कर लेगी और अपने भोजन को वहां पर खाना शुरू कर देगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये बार्नेकल अपने भोजन के लिए इस व्हेल पर निर्भर नहीं है। ये बार्नेकल केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस व्हेल पर चिपके हैं। ध्यान रहे, ये बार्नेकल केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए
ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस वेल पर चिपके हैं, ना कि भोजन के लिए। ये वेल अपना भोजन करेगी और ये बार्नेकल अपना अलग भोजन करेंगे। तो सिर्फ इनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के पास साथ साथ इन्हें क्या मिल रही है, सुरक्षा भी मिल रही है, क्योंकि ये किसके ऊपर चिपके हुए हैं, ये वेल के ऊपर चिपके हुए हैं। तो बार्नेकल को इससे क्या मिल रहा है, बार्नेकल को इससे सुरक्षा भी मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है। तो इस तरह से ये कौन से प्रकार का इंटरेक्शन हुआ, ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ जीरो। वेल को तो क्या फर्क पड़ रहा है, वेल को कोई फर्क नहीं, इतनी बड़ी वेल है, उसके ऊपर अगर इतने बार्नेकल चिपक भी जाएंगे तो उसको तो पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर बार्नेकल चिपके हुए हैं। आगे हम बात करें ई कोलाई का, मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब हम बात करेंगे क्लाउन मछली एवं समुद्री एनीमोन की। तो क्लाउन मछली जो होती है वो छोटी सी मछली होती है, रंग बिरंगी मछली होती है, ठीक, ये रंग बिरंगी सी मछली होती है, और इस मछली के चक्कर में कई सारे शिकारी होते हैं, बहुत सारे शिकारी ऐसे होते हैं जो कि इस मछली का शिकार करने के लिए बैठे ही होते हैं। तो ये अपनी सुरक्षा का क्या तरीका अपनाती है वो आप देखिए। समुद्री एनीमोन, जिसे हम सी एनीमोन कहते हैं, उसके कई सारे टेंटिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल्स इतने खतरनाक टेंटिकल्स होते हैं कि कोई अगर इनके संपर्क में आ गया तो वो वहीं पे मर जाता है। तो कोई इस पर शिकार करने का नहीं सोचता, कोई समुद्री एनीमोन को छेड़ने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसको छेड़ा तो ये अपने टेंटिकल से उसे मार देगी। इनके टेंटिकल के द्वारा विषाक्त पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जिसके द्वारा जो भी शिकारी इसका शिकार करेगा वहीं पे मर जाएगा। तो किसी की हिम्मत नहीं है इसको देखने की या इसको टच करने की। तो अब यहाँ पर ये क्लाउन मछली क्या करती है, ये क्लाउन मछली अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शिकारियों से, ये क्लाउन मछली जाकर इसके एरिया में आ जाती है, इसकी रेंज में आ जाती है, ठीक है, इसकी रेंज में आ जाती हैं। अब आप देखिए, क्लाउन मछली जब इसकी रेंज में आती है तो ये अपने आप सुरक्षित हो जाती है। अब आप देखिए, समुद्री एनीमोन को इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसको क्या मिल रही है, इसको मिल रही है सुरक्षा, इसको मिल रही है सुरक्षा। किसको, क्लाउन मछली को। क्लाउन मछली को इस समुद्री एनीमोन से सुरक्षा मिल रही है। समझ में आया आपको। ये जो मछलियां हैं, ये छोटी छोटी सी मछलियां होती हैं, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये देखो, छोटी छोटी सी सुंदर सुंदर सी क्लाउन मछलियां होती हैं, और ये मछलियां अपनी सुरक्षा के लिए इसकी छत्र छाया में आ जाती है, समुद्री एनीमोन की छत्र छाया में आ जाती है, जिससे इनको क्या मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आया होगा कि जब ये आई होंगी छोटी छोटी सी मछलियां, तो समुद्री एनीमोन इनके ऊपर हमला क्यों नहीं करता, क्योंकि ये इम्यूनाइज होती हैं इतनी बार, मतलब, लेकिन छोटी भी तो कितनी है ये, तो इसको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और आगे अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पक्षी और बगुला। पक्षी और बगुला चारण पशु। पक्षी, बगुला, चारण पशु। चारण पशु यहाँ पे जीरो है, इसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, लेकिन पक्षी बगुला को पता है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे। अब पक्षी बगुला और चारण पशु का किस प्रकार का ये संबंध है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसे हमने यहाँ पे बोला है कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता। सहभोजिता में पक्षी एवं चारण पशु के मध्य कैसा संबंध होता है और किस प्रकार से ये पॉजिटिव है और वो जीरो है। देखिए, आपने देखा होगा कई बार हमारे खेतों में ऐसा होता है कि हम खेत को जोतते हैं, जब खेत को हम जोतते हैं ना, हल चलाते हैं, और जब जैसे कि बेल हो गया, तो बेल जब खेत के अंदर चलता है तो उसके खुर होते हैं, खुर से बेल क्या करता है, खुर से उस मिट्टी को निकालता है। जैसे ही बेल उस मिट्टी के ऊपर चलता है, तो जब खुर से वो उस मिट्टी को उछालेगा, तो उस मिट्टी के अंदर उपस्थित जो छोटे छोटे से कृमि हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो मिट्टी से बाहर निकल के आते हैं, और जब वो मिट्टी से बाहर निकल के आते हैं तो बगुले को क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है। अब इस चारण पशु को थोड़ी पता है कि मेरे ये करने से ये हो रहा है, जानवर को नहीं पता। बेल आपके खेत में चल रहा है, बेल खेत में चल रहा है, तो उसको नहीं पता कि मेरे चलने से मेरे पीछे पीछे
किसी पक्षी को फायदा हो रहा है। लेकिन कभी ध्यान से देखना कि जब हम खेत को जोतते हैं और उसमें हल चलाते हैं, और जब हल चलाते हैं तो दो बैलों के पीछे पीछे पक्षी भी आते हैं, और आप देखना कि पक्षी वहां पर बैठे रहते हैं, बगुला वगैरह ये बैठे रहते हैं, वो इसी फिराक में बैठे रहते हैं कि बैल चलेगा, और बैल के चलने से या हल के चलने से वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे से जीव जंतु हैं वो बाहर निकलेंगे और हम उन्हें खा लेंगे। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, आपने देखा ये सारे इंटरेक्शन जो मैंने आपको बताया ये कॉमन्सलिज्म के उदाहरण थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है कठलताएं। कठलताएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं। ये काष्ठीय बेल होती हैं, उदाहरण है बोहिनिया और टिनोस्पोरा। दूसरा आपने देखा अधिपादप, इसमें हैंगिंग मॉस आता है, ऑर्किड आता है। बहुत ही आसान है, देखिए ऑर्किड, ये ऑर्किड के अलावा आप ये देखो जो मैंगो प्लांट होते हैं, मैंगो प्लांट जो हमारे आम के पौधे होते हैं उन पे भी कई बार जो अन्य पादप है वो उग जाते हैं, तो कॉमनली हमें देखने को मिलता है। फिर हमने देखा अधिजंतु, ऐसे जंतु जो किसी दूसरे जंतु पर रहते हैं लेकिन उस जंतु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सकर फिश और शार्क आती है, पायलट फिश और शार्क आता है। बार्नेकल की बात करें तो बार्नेकल को यहाँ पे बार्नेकल और वेल, बार्नेकल को इससे सुरक्षा मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। पक्षी बगुला और ई कोलाई इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड क्लाउन मछली और समुद्री एनिमोन। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने दो प्रकार के इंटरेक्शन देखे। एक हमने देखा म्यूचुअलिज्म और एक हमने देखा कॉमन्सलिज्म। ये दोनों ही धनात्मक अन्योन क्रियाएं थी। धनात्मक अन्योन क्रिया का हम एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे ऋणात्मक अन्योन क्रियाएं। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।